नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मनी मंत्र। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। मनी मंत्र के आज के इस अंक में हम बात करेंगे टैक्स को लेकर। जी हां, टैक्स, वो टैक्स जिससे हर आम आदमी अच्छा खासा प्रभावित होता है। ऐसे में आम बजट 2024 को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल मोदी सरकार की तीसरी पारी के पहले बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स छूट का तोहफा मिलने की उम्मीद है। नौकरी पेशा लोगों को भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार के बजट में इनकम टैक्स कटौती के तौर पर उन्हें बड़ी राहत दे सकती हैं। हालांकि ये छूट इनकम टैक्स की न्यू रिजीम में मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ओल्ड टैक्स रिजीम में नई टैक्स रिजीम की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार इसे ज्यादा फायदेमंद बना सकती है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। अगर आपके मन में भी टैक्स को लेकर कोई सवाल है या आप भी जानना चाहते हैं कि टैक्स को लेकर आगामी बजट से क्या है उम्मीदें, तो आज के मनी मंत्र में इससे जुड़े तमाम सवालों का एक्सपर्ट्स देंगे जवाब। आप भी इस विषय से जुड़े सवालों को फोन कर उसकी जानकारी ले सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में शो होना शुरू हो जाएगा। नंबर हम आपको बता दें कि जो नंबर है वो है 23097670 और 23387031। तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं और हम आपको इससे जुड़ी जानकारी भी देंगे। लेकिन उससे पहले कुछ अहम तथ्यों से भी आपको रूबरू करा दें। आगामी बजट को लेकर आम लोगों में काफी उम्मीदें हैं। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ऐसे में लोगों को वित्त मंत्री से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री आयकर की स्लैब में बदलाव कर सकती हैं, संभावित टैक्स में कटौती का ऐलान कर सकती हैं। बहरहाल इन तमाम उम्मीदों के बीच टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि आयकर की स्लैब में वित्त मंत्री कुछ बदलाव जरूर कर सकती हैं, जिसमें पिछले कुछ समय से बदलाव नहीं हुआ है। लिहाजा मोदी 3.0 में यह बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 2018 के बजट में हुई और 40,000 रुपए तक की इसमें छूट दी गई थी, जिसे 2019 के बजट में बढ़ाकर 50,000 रुपए तक का कर दिया गया। अब ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में इसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बीते 5 सालों में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तमाम आंकड़े हम आपके सामने भी रख रहे हैं। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे खास मेहमानों से उन सवालों का जवाब जान सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करने से पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ वेद जैन जी हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष ICAI से है। सर, बहुत स्वागत आपका, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रतीक जैन जी हैं, जो कि पार्टनर हैं PwC इंडिया के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेद जैन जी, शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगा और मेरा सवाल यही है कि बजट मंगलवार को पेश होने वाला है, उम्मीदें बहुत हैं, तो ऐसे में अब की बार के टैक्स स्लैब को अगर हम देखें तो क्या लगता है कि अब की बार उससे हम कितनी उम्मीदें लगा सकते हैं और क्या आशा व्यक्त की जा सकती है कि अब की बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो बजट आ रहा है 2024 का जी, ये मोदी जी की गवर्नमेंट का 3.0 जो गवर्नमेंट बजट है जी, और जैसे आपने अभी कहा कि टैक्स में लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और चुनाव के बाद जो बजट आता है उसमें वित्त मंत्री जी कोशिश करती हैं कि जो चुनाव में मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं हुई उसको पूरा किया जाए और साथ साथ जो बजट को इकॉनमी को दिशा देने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो की जाएँ और उसी तरह से जो सब लोगों की उम्मीदें हैं उन एक्सपेक्टेशंस को किसी तरह से पूरा करने की कोशिश की जाए। अभी आपने देखा कि आज की डेट में अगर मैं पर्सनल, जैसे हम इंडिविजुअल टैक्स का रेजिम कहते हैं, वो 2 तरह के रेजिम चल रहे हैं। एक ओल्ड रेजिम है और एक न्यू रेजिम है। ओल्ड रेजिम में बहुत सारी छूट है, न्यू रेजिम में छूट नहीं है, लेकिन बेसिक थ्रेशोल्ड 7 लाख रुपए तक का काफ़ी अच्छा बड़ा रखा हुआ है जी। अब उम्मीदें लोगों को हैं कि ओल्ड रेजिम में क्या किया जा सकता है और नए रेजिम में क्या किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने और इस सरकार का ये आइडिया है कि हम न्यू रेजिम की तरफ बढ़ें और ओल्ड रेजिम को किसी तरह से फेस आउट कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि ओल्ड रेजिम में कोई बहुत सारी छूटें आने वाली हैं जी। तो इसलिए जो ATC है, जैसे LIC के प्रीमियम है, PPF के हैं जो, और हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की छूट है, मेडिक्लेम की छूट है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा कंसेशन आने की उम्मीद में लगता है जी। लेकिन ये ज़रूर है कि नए रेजिम में काफ़ी एक्सपेक्टेशन है और क्योंकि 7 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए तक की मिलती है। जी, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो नई टैक्स रिजीम है और पुरानी जो टैक्स रिजीम है उसमें क्या अंतर है, क्या परिवर्तन है और कौन कौन सा ऐसा स्लैब है जिसमें जो परसेंटेज है वो किस तरह से रखा जा रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ प्रतीक जी भी जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि हम टैक्स को लेकर देखते हैं कि लोगों के मन में तमाम सवाल होते हैं, तो ऐसे में इन सवालों के जवाब तलाशना ये बजट से साफ तौर पर नजर आ जाएगा। लेकिन क्या उम्मीद अब की बार लग रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि बहुत सारे लोग
ऐसे हैं जो इसमें आशा अपनी गड़ाए बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत कुछ खास होने वाला इस बजट में? देखिए, मुझे लगता है कि जो पहले की जो थीम अगर आप देखें इस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज की, वो थीम कंटिन्यू होगी। वो थीम क्या है? फिस्कल कंसोलिडेशन है कि खर्चे पे कंट्रोल रखा जाए। दूसरा कि मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाए, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको आप कैसे इंसेंटिवाइज करें। और तीसरा, जैसे आप वेद जैन जी बता रहे हैं कि आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद है। जी। ये जो चीजें हैं इसी के अराउंड, और ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों के बारे में बात जरूर होगी। अगर आप जीएसटी वगैरह की बात करें तो जीएसटी अब बजट से दूर हो गया है, बिकॉज जीएसटी काउंसिल जो है वो इसके बारे में डिसीजन लेती है। तो जीएसटी रेट्स पे कोई बदलाव नहीं होगा बजट में। लेकिन जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी अभी कुछ 1-2 महीने पहले, उसमें जो रिकमेंडेशन आए थे उसको इफेक्ट देने के लिए उसमें चेंजेस किए जाएंगे। जैसे एक बात चल रही है, एक ऐसा प्रावधान लाया जाएगा जिससे कि गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव एग्जेम्पशन दे सकती है जीएसटी में। और वो एक बहुत बड़ी राहत की बात है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग और तमाम तरह की इंडस्ट्री जिसमें बहुत बड़ा लिटिगेशन चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें शायद उनको राहत मिलेगी एक बार वो प्रावधान जब लागू हो जाएगा। और कस्टम ड्यूटी में भी कुछ हो सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। उसमें क्या होने की उम्मीद है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं उस पर शायद ड्यूटी रेट और कम किया जाएगा, और फिनिश प्रोडक्ट पे जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, उस पर शायद ड्यूटी थोड़ा बढ़ाया जाएगा। और ये भी कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो पुराने जो तमाम तरीके की जो लिटिगेशन और जो कोर्ट में केसेस हैं, उसके लिए क्या कोई ऐसा एमनेस्टी स्कीम कस्टम्स में आ सकता है जिससे कि पुरानी जो चीजें उसमें राहत मिले। तो यही है कुछ उम्मीदें। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने जो पाथ तय किया है पहले पिछले कुछ सालों में, वो उसी पाथ पे कंटिन्यू करेगी। ठीक है। वेद जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिटेक्शन को लेकर भी तमाम बातें सामने आ रही हैं, वहाँ पर भी लोग बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपकी बार क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो बड़ा परिवर्तन लेकर आए? देखिए, हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन में परिवर्तन हो सकता है। लास्ट ईयर वित्त मंत्री जी ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को न्यू रिजीम में भी दिया था 50,000 रुपये तक जी। और 7 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन दी थी। तो लगभग अगर आज सैलरीड एम्प्लॉइज है उसको 7.5 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता। जी। मेरी इस बजट में 2 उम्मीदें हैं कि ये 7 लाख वाली के जो थ्रेशोल्ड है ये बढ़ाई जा सकती है, 8 पे लाई जा सकती है, 9 पे लाया जा सकता है जी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा के 1 लाख किया जा सकता है। एक और अगर आप स्लैब देखेंगे, जो स्लैब आप दिखा रहे हैं कि 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 लाख पे 10%, 9 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 पे 20% और 15 के बाद सीधा 30% पे टैक्स स्लैब डाला जाता है। तो हो सकता है वित्त मंत्री जी एक 25% वाला स्लैब भी इंट्रोड्यूस कर दें और 15 से 18 या 15 से 20 लाख तक की इनकम के ऊपर 25% कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो हमारा हाईएस्ट स्लैब है 30% का, वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। न्यू रिजीम को प्रमोट करने में जो थ्रेशोल्ड है आज की डेट में महंगाई को भी देखते हुए 7 लाख पे थे, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अगर बजट की कंस्टेंट अगर अलाउ करेगी, जो मैं समझता हूँ इस साल बजट की, क्योंकि जीएसटी और टैक्स की कलेक्शन बहुत अच्छी हैं, तो हो सकता है कि 7 से बढ़ा के 8 या 8 से 9 किया जाए और स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ा के 50,000 से 1 लाख पे लाया जा सकता है। बिल्कुल। प्रतीक जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि ये जो डिटेक्शन है उसमें क्या परसेंटेज में भी कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि तमाम जो आंकड़े हैं वो अब की बार जो डिटेक्शन है उसको लेकर भी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ उसमें परसेंटेज में भी कुछ कमियां आ सकती हैं। देखिए, आ सकती हैं। एक जैसे वैजन जी ने बताया कि टैक्स कलेक्शन जो है, चाहे आप इनकम टैक्स का कलेक्शन देखें या फिर जीएसटी का कलेक्शन देखें, वो काफ़ी अच्छा रहा है। इस साल में पहले 3 महीने में काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास वो एक रूम है, फिस्कल रूम है कि इसमें रियायत दी जाए। या स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के दें या फिर परसेंटेज रिड्यूस करें या स्लैब चेंजेस करें, वो देखने की बात है। काफ़ी पॉपुलर उम्मीद ये है कि कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा पवन में। बिल्कुल। वेद जी, जैसा कि हमने देखा है कि जब इंट्रोड्यूस किया गया नई रिजीम को, तो लोगों का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वो देखा कि बीते साल 80% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने ओल्ड रिजीम को ही चुना। तो इन दोनों का जो सबसे मेजर फ़र्क है वो क्या नज़र आता है आपको, और क्या अब की बार उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है जो अब की बार के इस बजट में हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, ये 2 इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के 2 अलग अलग पहलू हैं। जी। एक पहलू ये है अर्थशास्त्र का कि आप लोगों को इंडिविजुअल सेविंग्स को प्रमोट कीजिए और एक अपनी लाइफ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी क्रिएट करिए
मेडिकल सिक्योरिटी क्रिएट करी है। तो उसमें हमने ATC की एग्जम्पशन दी, ATD की एग्जम्पशन दी, PPF की दी, इसके सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए, और बच्चों की एजुकेशन प्रमोट करने के लिए इसको जो इंटरेस्ट और एजुकेशन लोन है उसके ऊपर दी, प्रमोट की। एक दूसरा ये है कि हम टैक्स पेयर के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छोड़ें और उसको चॉइस दे दें कि भाई वो क्या करना चाहता है, वो अपनी सोशल सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं या मेडिकल सिक्योरिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो वित्त मंत्री जी ने मन बनाया कि हम नए रेजिम के अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि जब ये सिक्योर होने लगा तो जो ऑलरेडी लोगों ने कमिटमेंट की थी, जैसे जिसने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है तो वो प्रीमियम एक बार देना है तो उसको अगले साल देना ही पड़ेगा। अब किसी ने अगर आज की डेट में PPF, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉइज है, PF कटता है, वो मैंडेटरी है, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन कटता है उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए, तो वो ATC में एग्जम्पशन अवेलेबल है तो हो गया। तो सभी को लगा कि भाई ये न्यू रजीम, ओल्ड रजीम में मेरी डिडक्शन तो ऑलरेडी हो रही है और मुझे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी खरीदनी है, या फिर मुझे कोई मकान बनाना है, जो मकान के लिए मैंने हाउसिंग लोन लिया उस पर इंटरेस्ट की छूट मिलती है, तो सबको लगा कि वो पुरानी स्कीम में ही बेटर है। तो जो न्यू रजीम और ओल्ड रजीम में एक दो, मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि दोनों अलग अलग एस्पेक्ट हैं। अर्थशास्त्र के हिसाब से देखा जाए कि भाई इकॉनमी में अगर आप ज़्यादा पैसा देते हैं तो कंजम्पशन बढ़ती है, क्योंकि अगर मैं टैक्स पेयर के हाथ में कहता हूँ कि ये आपके हाथ में 7 लाख रुपए हैं, मैं आपसे कोई टैक्स नहीं मांग रहा हूँ, आपकी छूट है, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो ये उम्मीद होती है कि वो बाज़ार में जाएंगे, खर्चा करेंगे तो परचेज बढ़ेगी, बाजार में कंजम्पशन बढ़ेगी तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और बूस्ट मिलेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो वो एक पहलू है इकोनॉमी का। तो नए रेजिम को लाने का मेन मकसद ये था कि हम टैक्स पेयर को छूट दे दें, डिस्क्रिशन दे दें, वो क्या क्रिएट करना है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि उससे सोशल सिक्योरिटी क्रिएट नहीं होती है और मेडिकल की भी चैलेंजेस आ जाते हैं। तो लेकिन अब मेरा ये मानना है कि वित्त मंत्री जी ने नए रजीम को प्रमोट किया, लास्ट ईयर 2023 में इसको डिफ़ॉल्ट रजीम बना दिया, यानी कि ये आपके ऊपर लागू होगा अनलेस कि आप पुराना वाला चूज़ न स्पेसिफिकली चूज़ करें जी। तो इसलिए मेरा मानना है कि वो न्यू रजीम को ही प्रमोट करेंगी, पुराने रजीम में छूट आने का मुश्किल काम है, और नए रजीम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो उन्होंने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस कर दी थी वो दे दी थी। हो सकता है न्यू रजीम में भी कुछ सोशल सिक्योरिटी के शायद वो बेनिफिट इंट्रोड्यूस कर दें, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आएगा कि हम जो एग्जम्पशन लेस, डिडक्शन लेस जो रजीम की तरफ बढ़ रहे हैं वो वापस उसमें ना चला जाए, ये मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ये बिल्कुल आपने पॉइंटेड बात की है, और साफ तौर पर इसी की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि आने वाले बजट में इससे बहुत बड़ी उम्मीदें तो हैं ही हैं, और साथ ही साथ इसमें कुछ बड़ा निकल कर सामने आएगा इन दोनों टैक्स रजीम को अगर हम देखें तो एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए फ्लैश नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और आपके मन में जो सवाल है उन्हें पूछ सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो टैक्स स्लैब में क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बजट जो है वो मंगलवार को पेश होगा। ऐसे में आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। तो आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रतीक जी मैं आप ही के पास आऊँगा। और हमने देखा है कि सेक्शन 80C की लिमिट में रिविज़न की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। तो क्या इस रिविज़न से जो संभावनाएँ ये जताई जा रही हैं उसमें कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? आपको क्या लगता है? वेद जी इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं जी। उनका सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे पर्सनली उम्मीद नहीं कि बहुत बड़ा कोई फेरबदल किया जाएगा। मुझे लगता है कि न्यू रिजीम में जो मतलब स्लैब है उसमें शायद चेंज हो, 3 लाख से 5 लाख एग्जेम्पशन बढ़े, लेकिन 80C में पर से मुझे लगता है थोड़ी लिमिट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कोई मेजर उसमें कोई चेंज होगा उसकी उम्मीद मुझे तो कम है। बिल्कुल। वेद जी आप क्या कहेंगे इसको लेकर सेक्शन 80? जैसे मैंने कहा कि देखिए पुराने रजीम में कोई एग्जम्पशन को बढ़ाने का मुझे उम्मीद नहीं लगती है। उसका कारण मैंने ऐसे कहा कि अगर पुराने रजीम में आप एग्जम्पशन बढ़ा रहे हैं तो फिर आप जो हमारे कदम है नए रजीम की तरफ बढ़ने में उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है जी। तो पुराने रजीम को प्रमोट नहीं किया जाएगा, नए रजीम को ही प्रमोट किया जाएगा। और इसीलिए मेरा कहना यह है कि नए रजीम के स्लैब में कुछ चेंज किया जा सकता है, नए रजीम की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। पुराने रजीम में मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जैसे आज की डेट में 2.5 से 5 लाख पे 5% टैक्स है, 5 से 10 लाख पे 20% टैक्स है और उसके बाद 30% टैक्स है, तो हो सकता है कि शायद इनके स्लैब में कुछ चेंज कर दिया जाए, लेकिन इंडिकेशन बाय एंड लार्ज ये रहेगी कि झुकाव जो होगा वो नए रजीम की तरफ ही होगा। बिल्कुल। लेकिन आपको और क्या लगता है वेद जी कि कौन कौन सी ये चीज़ देखा है जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की अभी ज़रूरत है और इस बजट को लेकर? देखिए बजट जो इस समय जो बजट आ रहा है, अगर फोकस की बात देखें तो सबसे मैं कहूँगा कि वित्त मंत्री जी के लिए बड़ा आसान बजट है, क्योंकि टैक्स की कलेक्शन बहुत अच्छी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी डिविडेंड बहुत अच्छा दिया है और अदरवाइज भी नॉन टैक्स रिवेन्यू की कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। और इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इकॉनमी को एक शेप देने की ज़रूरत है 5 साल के आगे के लिए कि इकॉनमी क्या करे। भारत को एक विकसित देश बनाने में इकॉनमी के जो पैरामीटर हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में जो भारत की पोजीशन है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो भारत के लिए बहुत कंड्यूसिव है। देखिए चाइना के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं और चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है और जो एक तरह से मोनोपोली बनी हुई है मैन्युफैक्चरिंग को, उसके बारे में विश्व में जितने विकसित देश हैं उनके बारे में बड़ी चिंता है और वो अल्टरनेटिव सोर्सेज और अल्टरनेटिव प्लेसेस को ढूंढ रहे हैं। भारत उसमें एक बहुत अच्छी पोजीशन में प्लेस है आज की डेट में, लेकिन जो भी मैन्युफैक्चरिंग का अपने आप को शिफ्ट करेगा किसी भी कंट्री में, वो ये ज़रूर देखते हैं कि टैक्स एडवांटेज कहाँ रहेगा और उनको कोई टैक्स का नुकसान तो नहीं होगा। अगर किसी और कंट्री में उनको टैक्स 15% लगता है और भारत में 25 या 30% लगता है तो स्वाभाविक है कि वो शायद चॉइस इंडिया में नहीं लेंगे। तो इस समय हमें इस मौके का फ़ायदा उठाने की बहुत सख्त ज़रूरत है और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए, जिससे कि आज की डेट में रोज़गार और एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा रोज़गार और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जनरेट होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सुधार लाने की ज़रूरत है। और जो दूसरा क्षेत्र जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ वो है एग्रीकल्चर के बारे में, जिसे हम एग्रीकल्चर किसानों के बारे में भी कहते हैं। उसके अंदर भी इनोवेटिव लाकर स्ट्रक्चर लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है वित्त मंत्री जी की जो एक्स्ट्रा इस समय की जो बजट की कलेक्शंस हैं, जो 2.5 लाख करोड़ रुपए के मेरे हिसाब से आइडिया है, वो कोशिश करेंगे कि इन 2.5 लाख करोड़ रुपए को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, टैक्स में थोड़ी सी छूट देंगी, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की कोशिश करेंगी, पूरा मैन्युफैक्चरिंग को पीएलआई के अंदर लेकर आएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा खर्चा आएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से लॉन्ग टर्म में इकॉनमी को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। एक तो ये डायरेक्ट बेनिफिट होता है क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा खर्चा जाता है वो उससे लोगों को रोजगार और उससे लोगों को जो पैसा उनके हाथ में जाता है वो मिलता है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होता है। और दूसरा, उससे जो उनके हाथ में पैसा जाता है वो जो बाजार में परचेज करते हैं तो वो इकॉनमी को परचेजिंग पावर बढ़ाती हैं और जितनी भी ये बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंपनीज हैं इन प्रोडक्ट की डिमांड आती है।
रूरल इकोनॉमी जो हमारी ग्रामीण योजना है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है, और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करते हैं तो उसको भी प्रमोशन मिलती है। बिल्कुल। प्रतीक जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार इस पर चर्चा तो हमारी जारी है ही है, लेकिन जो लोगों का झुकाव है वो अब की बार मध्यम वर्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है। हमने देखा कि एक बड़ा वहाँ पर सर्कल वहाँ पर देखने को मिलता है, तो ऐसे में उनके लिए अब की बार क्या कुछ खास हो सकता है? किस तरह की उम्मीदें, किस तरह की संभावनाएं जताई गई हैं? उस पे आने के पहले एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जो जी बोल रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जो सेक्टर है, जो सर्विसेज सेक्टर है, उस पे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को ये देखने के लिए कि कुछ सेलेक्ट सेक्टर्स के लिए, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस टाइप की जो मेडिकल, टूरिज्म, इस टाइप की जो चीज़ें, उनके लिए क्या कुछ इंसेंटिव की ज़रूरत है। तो वो एक एस्पेक्ट है जो शायद गवर्नमेंट देखेगी। जहाँ तक मध्यम वर्ग का सवाल है, देखिए काफ़ी उसमें चर्चा हो चुकी है, वेद जी बता चुके हैं कि न्यू रिजीम को ही शायद प्रमोट किया जाएगा। मुझे लगता है कि एक ऐसा हर साल उस लिमिट को, वेरियस जो एग्जेम्पशन है उनको बढ़ाने की बजाय अगर आप उसको इंडेक्स से लिंक कर दें और आप बोलें कि भाई आज अगर 100 मान लिया जाए और हर साल इंडेक्स के हिसाब से वो लिमिट अपने आप चेंज होती जाएगी, तो वो एक अच्छा कदम होगा, वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ एक अच्छा कदम होगा। अदरवाइज क्या होता है कि हर एक 2, 4, 5 साल में आपको 50,000 की लिमिट को अगर आप 75,000 करेंगे या 75,000 को 1 लाख करेंगे, तो वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। उससे क्या होगा कि लोगों को भी पहले से पता होगा कि क्या एग्जेम्पशन होने वाला है। तो मुझे लगता है कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर टैक्स रिजीम में किए जाएं तो उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी, लेकिन मध्यम वर्ग को राहत मिलने की तो ज़्यादा उम्मीद है, जैसे आप अभी चर्चा हो रही है। जी, हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं। एके जैन हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। एके जैन जी, स्वागत आपका, और आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या है सवाल आपका? जी हाँ, मैं डॉक्टर जैन बोल रहा था भोपाल से। मैं ये पूछना चाहता था कि अभी जो नई प्रॉपर्टी लेते हैं उसको रजिस्टर्ड कराते हैं तो 5% GST जो है लगती है। क्या नए बजट में कुछ जो है उम्मीद है इसके कम होने की? क्या तो वो तो काफी ज्यादा है 5%। जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, जीएसटी। जी देखिए 5% पहले ये रेट 12% था इनपुट क्रेडिट के साथ, फिर बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि 5% रेट लगेगा रियल एस्टेट में और इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो 5% से कम होने की उम्मीद तो नहीं है, और खासकर बजट में तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी जो है मसला वो बजट का नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल्स पे डिसाइड करती है। तो इस बजट में उस रेट पे, जीएसटी रेट पे कोई चेंज होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं। ठीक है, वेद जी आप ही का रुख करूंगा, और जिस तरह से उम्मीदें हैं साफ तौर पर नज़र आ रहा है, जैसा कि लोगों के मन में सवाल भी हैं, कौन कौन से सेक्टर आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं? जैसे आपने तमाम सेक्टर्स तो गिनाए, लेकिन कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि विकसित इकॉनमी में जो सेक्टर जो प्रमोट करने की जो ज़रूरत है आज की डेट में, तो सबसे पहले बजट में क्या होता है कि आपको ये देखना है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेन हो, जीडीपी के ऊपर क्या वर्किंग आती है। और उसके लिए अगर आज की डेट में मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और लेकिन सबसे ज़्यादा कम कंट्रीब्यूशन जीडीपी का एग्रीकल्चर पे आता है जी। तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एग्रीकल्चर को मैन्युफैक्चरिंग से लिंक करने की, जिसे हम प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं या उसको वैल्यू एडिशन भी कह सकते हैं। जैसे आप शुगर कोन के लीजिए, गन्ने को लीजिए, गन्ने से जो चीनी बनती है, चीनी मिल का जो आपस में संपर्क है, इसी तरह से एग्रीकल्चर के हर प्रोड्यूस का एक मैन्युफैक्चरिंग से लिंक है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है वीट घर में खाना खाने के लिए आता है, वीट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस समय अगर हमें जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है और जो किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कर रही हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है कि हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है और जो उसकी वैल्यू एडिशन होकर जो प्रोड्यूस बनता है उसको इंटीग्रेशन कैसे करें। तो बजट में अगर वो इनोवेशन करके और उसमें नया आइडिया लगा के उसके ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जैसे कि बाहर के कंट्री के बारे में मैं देखता हूँ, एम्स्टर्डम हॉलैंड के बारे में देखता हूँ, वहाँ सिंगल प्रोडक्ट टमाटो के ऊपर ही कितनी भारी प्रोडक्शन होती है। बिल्कुल तो इस तरह की आई बिलीव कि अगर उसके अंदर प्रोजेक्ट, बिल्कुल इन सब चीज़ों से अब काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। प्रतीक जी, हम अपने इस शो के आखिरी चरण में आ गए हैं, तो फाइनल कमेंट मैं आप ही से लेना चाहूँगा, क्या कहेंगे, किस तरह का संदेश देंगे और बजट को लेकर?
जैसे कि मैंने बोला कि मुझे लगता है कि इस बजट में जो पहले गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसको कंटिन्यू किया जाएगा। कोई मेजर फेरबदल मुझे नहीं लगता कि टैक्स में होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप सेक्टर की बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, रोड, मुझे लगता है 2070 तक गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया कार्बन नेट जीरो की तरफ जाएगा सस्टेनेबिलिटी की तरफ से। तो रिन्यूएबल सेक्टर्स ये सेक्टर जो है उसको उसके बारे में काफी चर्चा होने की उम्मीद है। और मुझे लगता है कुछ PLI आने की स्कीम आने की बात है, टेक्सटाइल सेक्टर की बात चल रही है। तो तमाम तरह के जो सेक्टर्स हैं उनको ठीक है, उनको बूस्ट मिलना चाहिए। जी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये बजट स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और कुछ रियायत जो है वो मध्यम वर्ग को जरूर बिल्कुल। और ये रियायतें कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग है और साथ ही साथ जो छोटे वहाँ पर जो करदाता हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वेद जी, आपका भी, और प्रतीक जैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर हमसे करने के लिए। और इसी के साथ मनी मंत्रा के आज के इस विशेष अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।